वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने 153 पॉइंट छोड़ दिए, डाउन बंद हुआ 153 पॉइंट, लगभग 0.92%। और बैंक निफ्टी ने 314 पॉइंट का फॉल दिखाया 0.89% के हिसाब से। और अभी भी ऐसी जगह पे बंद हुए हैं जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि जब तक निफ्टी 16,400 के ऊपर है तब तक चिंता का विषय नहीं है, और नीचे में और नीचे जाते हैं तो 16,000 तक भी हम सेफ हैं, 16,100, 16,000। और आज इसने वही लेवल को सस्टेन किया है, 16,416 पे बंद हुआ है, राइट अबव दी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल। और कल भी इसे देखिएगा, ग्लोबल संकेत अभी बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन बुरे भी नहीं है इतने। मेन चीज जो है वो कल नजर रखने की वो है आरबीआई पॉलिसी। कल आरबीआई पॉलिसी है, उसके तहत में जो होगा उसके ऊपर नजर रखिएगा, उसके हिसाब से अब मार्केट मूव करेगी। आज कुछ ऐसा दिखा कल, बल्कि इनफैक्ट 2-3 दिन से ये दिख रहा है कि मार्केट जो है वो कुछ है जिसका इंतजार कर रही है, और वो अब समझ में ये आ रहा है कि आरबीआई पॉलिसी होगी। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। बाकी मैं बताऊंगा अभी आगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है और उसको कैसे देखना है। आज की टॉप न्यूज में अगर चलें तो आज मिस्टर बोरिस जो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया है पार्लियामेंट में, और ही विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। फर्दर आज इंडियन रेलवे मिनिस्टर ने बयान दिया जिसके तहत में ही इज एक्सपेक्टिंग दैट इंडियाज बुलेट ट्रेन विल कम बाय 2026। वो कह रहे हैं कि पहला फर्स्ट रन कैन हैपन बाय 2026, 2026 तक बुलेट ट्रेन इंडिया में चालू हो जाएगी। फर्दर जो ट्विटर पे मस्क साहब ने बाय करा है और उस पर एक डील चल रही है, उसके तहत में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो कुछ डेटा मांग रहे हैं जिसको अभी तक ट्विटर नहीं दे रहा है, जिसके तहत में वो एक बड़ी स्टेटमेंट दे गए हैं आज। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ही रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट ट्विटर मर्जर पैक्ट इफ ब्रीच्ड द कंडीशंस। तो जो उसके अंदर डिफाइंड कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी नहीं की जाती हैं तो वो अधिकार रखते हैं कि जो मर्जर पैक्ट हुआ है, समझौता, वो कैंसिल किया जा सकता है। दैट्स हाउ दिस इज टर्निंग आउट। फर्दर आरबीआई पॉलिसी कल है, शक्तिकांता दास साहब क्या कहते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। उसके बारे में जानने से पहले एक बार देख लेते हैं पहले एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी क्या रही। आज जो है एफआईआईज ने फिर से लगातार जैसे कर रहे हैं फिर सेलिंग करी है 2293.98 करोड़ की, यानी कि लगभग 2294 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने। अगेंस्ट दैट डीआईआईज ने बाइंग करी है 1311.14 करोड़ की, और सॉरी ये कम बाइंग करी है इन्होंने। आशा करता हूं कि कल शायद ये ज्यादा बाइंग कर मार्केट को फिर बचाने की कोशिश करेंगे, जो कि दिख रहा है कई दिन से हो रहा है, कई दिन के अब तो कई महीनों से हो रहा है। खैर, इस सेलिंग के साथ एफआईआईज की मंथली सेलिंग जो है वो 10,844 करोड़ के पार पहुंच गई है फॉर द मंथ ऑफ जून, और डीआईआईज की बाइंग जो है 6,726.39 करोड़ की हो गई है। और इससे साफ पता चल रहा है कि जो रिटेल है वो अभी भी लगातार बाइंग कर रहा है, क्योंकि ये जो डेफिसिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ है या 4,000 करोड़, ये कहाँ जा रहा है? ये रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। हालांकि मैं बार बार राय ये दे रहा हूं कि अभी ना खरीदें, मार्केट जो है एक रेंज में फंसी हुई है और ये ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जा सकती है। बायस जो मैक्रो बायस है, लंबा वाला जो बोलूं तो नीचे की तरफ है, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, जैसा कि कल भी बताया था मैंने। तो उसके तहत में अभी मार्केट के बढ़ने के लिए जो कुछ चाहिए वो कारण उपलब्ध नहीं है। पर जिस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा। अभी जिस तरह की वैश्विक मंदी की आशा की जा रही है वो थोड़ी दूर है, तो अगर वो बचा पाते हैं तो मार्केट डाउन नहीं जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के लिए जो कारण चाहिए वो भी नहीं है। हालांकि कोविड से रिकवरी की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी भी हो रही हैं, कई कंपनीज के रिजल्ट्स बेहतर हो गए हैं, सो दैट मे हेल्प। तो अभी नजर बनाए रखिए। बाकी कल जो आरबीआई पॉलिसी आएगी दैट विल डिफाइन
द फर्दर मूव। अब आगे देख लेते हैं एफआईआईज का जो एनुअल फिगर हो गया है वो हो गया 2,36,137 करोड़ की सेलिंग, 2,36,137 करोड़ की सेलिंग। और बाइंग ऑफ डीआईआईज डोमेस्टिक वालों की बाइंग जो हो गई है वो 1,92,000 1,92,093.96 करोड़ की बाइंग हो गई है इन द कैलेंडर ईयर 2022, यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक। और ये बहुत अच्छी फिगर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अगेंस्ट दी सेलिंग जो है वो बाइंग भी ठीक ठाक हो रही है। हालांकि चिंता का विषय यह है कि एफआईआईज ने अब तक जितना पैसा निकाल लिया है वो इतना पैसा है, लगभग 3.26 लाख करोड़, जो कि पिछले 10 साल में आया था। 10 साल से ज्यादा लगे थे ये पैसा हिंदुस्तान में, इंडिया में आने में, और इसको वो पिछले करीब 10 महीने में, 9 महीने में निकाल चुके हैं, विच इज अ वरीसम सिचुएशन। अब डीआईएस कब तक बचा पाएंगे ये एक क्वेश्चन है, देखते हैं। और लगातार वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। फर्दर आज जो मार्केट में हुआ उसके तहत में हम आज सुबह ही नीचे खुले थे, और ओपनिंग जो हुई थी वो लगभग 100 पॉइंट डाउन हुई थी 16,469 पे, 16,469 पे। और उसके बाद हाई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, लगभग 20 पॉइंट की और ऊपर बढ़त ली, और उसके बाद लगातार नीचे गिरते रहे। और लो एक टाइम पे हम 180 पॉइंट डाउन थे, जिसमें से करीब करीब 30 पॉइंट कवर कर लिए, और 153 पे 153 पॉइंट छोड़कर निफ्टी बंद हो गया है। बहुत अच्छी रिकवरी नहीं है, लेकिन हम कहीं ज्यादा गिर सकते थे, वो नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल सेटिस्फैक्टरी। और हमारी जो सपोर्ट है मेन 16,400 की, वो इंटैक्ट है। और इसको करते हुए आज जो शेयरों में बढ़त और गिरावट हो रही थी वो भी ठीक ठाक, ठीक ठाक नहीं कहूंगा, लेकिन कल से बुरी नहीं थी। ठीक है, 616 शेयर बढ़ रहे थे और 1311 शेयर गिर रहे थे। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, काफी मजबूती दिखा रहा है, उस हिसाब से नहीं गिरा है जिस हिसाब से गिर रहा है। आमतौर पे अगर 150 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो 450 पॉइंट बैंक निफ्टी या सेंसेक्स भी छोड़ देता है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है वो भी फिर से क्रिटिकल सपोर्ट पे हुआ है। मैंने कल बताया था 35,000 की सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, वहां से बाउंस कर लेना चाहिए, और इसने काफी कोशिश करी है। तो आज जो बंद हुआ है बैंक निफ्टी वो हुआ है 34,996, यानी कि ऑलमोस्ट 35,000 पे। हालांकि आज जब हम खुले थे तो 230 पॉइंट डाउन खुले थे, और एक टाइम पे बढ़त भी ले ली थी थोड़ी सी, और उसके बाद हम फिर गिरे 230 पॉइंट से करीब 80 पॉइंट की बढ़त लेकर वापस गए, हाई मारा, फिर नीचे आए। एक टाइम पे 480 पॉइंट डाउन था बैंक निफ्टी, लेकिन वहां से रिकवरी करते हुए 314 पॉइंट लूज कर कर बंद हो गया, विच इज अ गुड साइन। तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ रहा है। बाकी कल आरबीआई पॉलिसी है, वो बताएगी। अब आरबीआई पॉलिसी क्या बताएगी? कल शक्तिकांता दास साहब जो हैं वो नई आरबीआई पॉलिसी अनाउंस करेंगे, जिसके तहत में उम्मीद जो की जा रही है वो ये है कि कोई भी रेपो रेट में चेंज नहीं किया जाएगा। रेपो रेट, ये सीएनबीसी का पोल हुआ है जो उसका रिजल्ट बता रहा हूं आपको, उसके तहत में उन्होंने बताया है कि मोस्ट ऑफ द बैंकर्स आर एक्सपेक्टिंग दैट आरबीआई गवर्नर विल नॉट चेंज एनीथिंग इन रिजर्व रेशियो, सीआरआर जो है उसको अनचेंज रखेंगे एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। और अगर ये चेंज हो जाती है तो बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा और मार्केट अच्छे से गिर सकती है, तो नजर रखिएगा अनाउंसमेंट पे। फर्दर जो नजर रखने की बात है वो बैंकर्स का ये भी मानना है कि इन्फ्लेशन पर जो है एवरेज सीपीआई का एस्टीमेट शुड बी हाइक्ड। अभी जो है वो 5.7% की एक्सपेक्टेशन है सीपीआई इन्फ्लेशन की, और उम्मीद की जा रही है कि वो 6.25-26 या 6.50 तक की जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मार्केट नहीं गिरेगी, ये बात बता देता हूं, अगर दोनों चीजें अगर ऐसे ही हो जाती हैं तो। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कुछ होता है, मतलब ये कह रहा हूं मैं इन शॉर्ट के, अगर आपको ध्यान देना है तो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री पे ध्यान दीजिएगा। वो कमेंट्री क्या देते हैं फ्यूचर के लिए, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द मार्केट टू बिहेव अकॉर्डिंगली। अच्छी न्यूज जो आ रही है, उस अच्छी न्यूज नहीं कहना चाहिए, जो बुरी न्यूज है जो कन्वर्ट हो रही है कम बुरी में, वो ये है कि हमारी कमोडिटीज जो हैं वो अब कंट्रोल में आ गई हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो जैसे कि अगर बात करें कि एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, कॉटन, गोल्ड, ये सब अपने ऑल टाइम हाई मार चुके थे,
वहां से ये अब काफी नीचे आ चुके हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम जो है 7 मार्च को जो उसने अपना हाई मारा था, ऑल टाइम हाई, वहां से 33% नीचे आ चुका है। और एल्यूमिनियम आज की तारीख में हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब आप कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ी, खाना पीना, सिल्वर फॉइल्स, मतलब वट एवर यू टॉक अबाउट, एवरीवेयर वी यूज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। उसके अंदर में बहुत अच्छी गिरावट 33% की आ चुकी है फ्रॉम द टॉप। जिंक में 21% की गिरावट आ चुकी है 8 मार्च के हाई से, जो उनका ऑल टाइम हाई था। कॉपर, कॉपर अनदर इम्पैक्ट, हर जगह यूज होता है, मतलब घर में, वायरिंग में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, सब जगह पे होता है। उसमें भी अपने हाई से 12.4% की गिरावट आ चुकी है। कॉटन ने भी ऑल टाइम हाई मारा था, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि कपड़े लत्ते सब महंगे हो जाएंगे, खाना पीना सब महंगा हो गया है। वो भी अब 11.9%, लगभग 12% नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। गोल्ड, जिसको एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है मार्केट के लिए आमतौर पर, हालांकि पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन माना यही जाता है कि जब गोल्ड गिरता है तो मार्केट उठती है। तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि उसने 8 मार्च को मारा था, 8 मार्च 2022 को, उससे लगभग 10.6% नीचे आ चुका है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहना चाहिए, या कि लेस वरी। वी कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट बहुत बुरी स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब कि पैसा निकल रहा है मार्केट से और गोल्ड में जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था कि पैसा गोल्ड में तो नहीं जा रहा है, डेब्ट फंड में जा रहा है। और फंड्स में जाने का मतलब ये होता है कि वो पैसा थोड़े टाइम के लिए पार्क किया गया है और वहां से फिर निकलेगा जैसे ही मार्केट में कोई अच्छी तेजी आती दिखाई देगी। और जिस दिन ये हो गया एफआईआई ने, जिस दिन निकाल कर पैसा अपना लगाना शुरू करा मार्केट में, तो जितना वो निकाल चुके हैं, इतना निकाल चुके हैं कि अगर इसका 5-10% भी लगा दिया ना तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए भी कॉशियस। अभी ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, खतरनाक है। बर्न क्रूड जो है, क्रूड भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, हालांकि बहुत ठंडा नहीं हुआ, अभी 2.7% गिरा है। आज भी ऊपर नीचे चल रहा था, कल थोड़ा बड़ा, परसों बड़ा था, कल थोड़ा नरम पड़ा, आज फिर वापस ऊपर। इसने वही 9200 के आसपास हमारे यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं उसके, और वही 116-120 की रेंज में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, विच इज, अगर ये यहाँ भी रहा तो भी खतरनाक बात नहीं, क्योंकि इसको तो हम झेल ही चुके हैं। और इससे आगे अगर ये नहीं बढ़ता है और यहीं पे सस्टेन भी करता है तो मार्केट पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या क्या चल रहा है। देखिए, मार्केट में अगर बात करें तो आज 616 शेयर बढ़ रहे थे और 1311 शेयर गिर रहे थे। तो गिरने वाले शेयरों में जो बड़े वाले शेयर हैं जिन्होंने मार्केट पे इम्पैक्ट डाला, वो था इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व। जैसे कि टीसीएस आज लगभग 2% गिरा, 1.99%। इन्फोसिस गिरा 1.53%। आईसीआईसीआई बैंक गिरा 1.54%। एचडीएफसी बैंक 1.15%। बजाज फाइनेंस 2.37%। एच डी एफ सी 0.6%, 0.64% गिरा। टाटा स्टील कल बढ़ा था, ये आज 0.89% गिरा। एच यू एल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 3% गिरा। एशियन पेंट्स 2.58% गिरे। अब गिरने वाले शेयर ये थे, इनकी वजह से मार्केट नीचे गिरी, और ये सारे बड़े शेयर हैं, इम्पैक्टिंग शेयर हैं। हालांकि रिलायंस आज थोड़ा सा कूल ऑफ रहा, ठंडा रहा, बहुत ना बढ़ा ना गिरा, फ्लैट रहा। ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर हो सकता है। इन शेयरों के अलावा जो मैंने भी लूजर्स बताए हैं, रिलायंस है एक मेन चीज जो कि मार्केट पे निफ्टी की वैल्यूएशन पे असर डालते हैं, गहरा वाला। ये सब शेयर मिलकर कुल मिलाकर लगभग 80% ऑफ द निफ्टी वैल्यूएशन है। यानी कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब मिलकर 70 से 80% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। और अगर ये बढ़ते हैं तो निफ्टी कहीं नहीं जा रहा। और उम्मीद कर रहा हूं मैं कि डीआई अगर पैसा लगाएंगे तो इनमें लगाएंगे तो फिर वो वापस उठा लिया जाएगा। अच्छा, बढ़ने वाले शेयर कौन से थे आज के? अगर मैं इंडाइसिस की बात करूं तो सारे के सारे इंडाइसिस गिर रही थी, एक्सेप्ट फॉर ऑटो, पावर एंड ऑयल एंड गैस। मतलब पावर एनर्जी बढ़ रहा था थोड़ा सा, ऑटो थोड़ा सा फ्लैट था, और ऑयल एंड गैस में तेजी थी। लगभग 1% के आसपास बढ़त थी आज ऑयल एंड गैस में। बढ़ने वाले शेयर कौन से थे इसकी वजह से? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस 5.13% बढ़ा। रिलायंस 0.19%, मतलब फ्लैट ही था ऑलमोस्ट। मारुति, आज इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि इसमें एक बड़ी रैली ड्यू है, ओवर ड्यू है, शायद इसमें आ जाएगी। अच्छा, 4-5% का गेन तो आराम से दे सकता है कभी भी, तो इसको आप देख सकते हैं। मारुति आज 1.28% बढ़ा। टीवीएस मोटर्स 2.11% बढ़ा। गेल बढ़ा 1.92%। आईईएक्स 1.57%। कोल इंडिया 1.39% बढ़ा। इंडिया बुल हाउसिंग सोसाइटी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एंड आरबीएल बैंक जो है वो 1.38% बढ़े। ये सब वो शेयर हैं जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें से खासतौर पे मारुति, कोल इंडिया, ये बड़े वाले कंट्रीब्यूटर हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में फिर से।
तो इन पे नजर रख सकते हैं आप और ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल जो होगा वो बैंक में ज्यादा बड़ी चीज होगी और आरबीआई की पॉलिसी पे सब कुछ निर्भर करेगा। आरबीआई पॉलिसी टुमारो वुड मेक द डिफरेंस। आज कल जो है ऑस्ट्रेलिया अपना पॉलिसी अनाउंस करी है उन्होंने, अपनी नेशनल पॉलिसी, जिसके तहत में उन्होंने कैश रेट को बढ़ाकर बाय 50 बीपीएस 0.85% कर दिया। 0.85% बहुत कम होता है कंपैरेटिवली हालांकि हमारे से, लेकिन बढ़त उन्होंने भी दिखाई है। 50 बीपीएस बेसिस पॉइंट से उन्होंने इंक्रीज करा है। हमारे यहाँ पे भी ये 5.6 के आसपास चल रही है, जो कि ये 0.85 इनकी पर अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से होता है। तो हमारे यहाँ पे भी अगर बढ़त नहीं होती है, अगर किसी तरह से रिजर्व रेशो नहीं बढ़ाई गई, तो हमारे यहाँ पे बैंक्स में गिरावट नहीं आएगी। फर्दर इन्फ्लेशन का डेटा और सीपीआई का डेटा जो है, वो सीपीआई की एक्सपेक्टेशन जो है वो होगा। मेन चीज अगर आपको नजर रखनी है तो मैं बता दूं, अगर 0.5 बेसिस पॉइंट से अगर बढ़ा भी दिया सीआरआर, तो भी नजर रखिएगा कि फ्यूचर कमेंट्री क्या है। अगर कांतादास साहब कहते हैं कि आने वाले समय में और पैसा निकालेंगे मार्केट से और लिक्विडिटी स्क्वीज की जाएगी तो मार्केट गिरेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कहते और वो कहते हैं कि नहीं ग्रोथ बढ़ी है और हम अकोमोडेटिव स्टैंड रखेंगे, तो मार्केट गिरेगी नहीं, फिर बढ़ेगी। इस तरह से खेल लीजिएगा। और क्रिटिकल पॉइंट पे इसलिए मार्केट खुद भी नहीं जानती है कि किस तरफ जाएंगे, बहुत रेयरली होता है। मतलब दोनों बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पे हैं, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। जहां पे जाएंगे उस तरफ पकड़ लीजिएगा, लेकिन मैं राय ये दूंगा कि इंतजार कीजिएगा, दोनों तरफ का बड़ा वाला खेल हो सकता है कल। सो बी कॉशियस व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। अब क्वेश्चन रिमेन्स दैट हैव वी मेड द लो, वो तो वही है, फिर आरबीआई पॉलिसी बताएगी। और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी एक बड़ा मूव आने वाला है। बैंक निफ्टी और निफ्टी एक बड़ा मूव देंगे, नजर रखिएगा। नजर कहाँ रखनी है? बैंक निफ्टी में रखिए 35,000 पे, नजर नीचे की तरफ ना टूटे, और ऊपर की तरफ 35,000 की बजाय बल्कि मैं कहूंगा 34,800 पे नजर रखिए, क्योंकि हो सकता है फ्लक्चुएशन में नीचे चला जाए फिर ऊपर आ जाए, 35,000 तक बंद हो जाए। लेकिन नीचे की तरफ में 34,800 पे अगर आप नजर रखें, उसके टूटने के बाद आप शॉर्ट साइड ले सकते हैं, आप बियर बन सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 35,300 के ऊपर ही कोशिश कीजिएगा बाय करने की, उससे पहले सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। निफ्टी में ऐसी क्या रेंज बन रही है? 16,600 मेरे हिसाब से, और 400 जो है वो एक क्रिटिकल लेवल है। इसको अगर सस्टेन कर पाते हैं तो हम बहुत ठीक है अभी भी, ठीक है। तो 16,400 अब हम खड़े हैं नीचे 416 पे। इसके अगर नीचे जाता है 400 के, जो कि बहुत ही नजदीक है, तो हम बियरिश हो जाएंगे। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 16,600 के ऊपर, जो कि मैं पहले 16,800 बता रहा था, अभी कल के लिए 16,600 पे नजर रखिए। अगर ये 16,600 के ऊपर जाके ट्रेड करने लगता है तो फिर हम नीचे नहीं जा रहे हैं, फिर हम ऊपर जा रहे हैं। और अब इसके आगे चलते हैं और चार्ट्स देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय, so please be cautious while taking any financial decision. Before any financial decision, do consider this and do consult your financial advisor. आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में। बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, देखिए 16,400, मैंने कल लेवल बताया था 400 से 420 का, हम 416 पे बंद हुए हैं, जो कि बहुत नजदीक है क्रिटिकल सपोर्ट के। अगर यहाँ से अगर हम नीचे गिरते हैं तो 16,350, वही एक ही बात है। आइए पहले एक एक करके लेवल देख लेते हैं, ऊपर की तरफ के लेवल देख लेते हैं पहले। अगर ऊपर जाना शुरू करती है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो पहला रेजिस्टेंस तो आप मान लीजिए कि 16,450 ही हो गया, ठीक है। इसको पार करना होगा। 450 को अगर पार कर लेती है तो फिर अगला लेवल जो है वो सपोर्ट का बनता है 16,480, और उसके बाद अगला सपोर्ट जो बनता है, अगला रेजिस्टेंस जो बनता है वो बनता है 16,520। 520 के बाद 16,560। 16,560 एक क्रिटिकल लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप छोड़ के आई है कल आज की ओपनिंग के हिसाब से। अगर इसको पार करती है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो नहीं जा रहे हैं। फर्दर नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा 16,621, और उसके बाद 16,700। 700 को अगर हम पार करते हैं तो फिर हम अगला लेवल जो क्रिटिकल वाला देखेंगे वो होगा 16,800 का। और 16,800 के पार अगर हम चले जाते हैं और ट्रेड करते हैं किसी तरह से, अगर हमने क्लोजिंग दे दी 16,800 के पास, ऊपर पास नहीं उसके ऊपर, तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी, मैं आपको इस बारे में कह सकता हूं। और फिर हम 17,500, 800, 900 तक भी जा सकते हैं। बट खैर वो बात की बात होगी, कल के लिए इतने लेवल बहुत होंगे। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 16,400 को सस्टेन कर लेना चाहिए, नहीं कर पाता है तो 16,350 आज का भी लो है, इसको इसको सस्टेन करना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर इसको छोड़ता है तो फिर सीधा हम 16,100
40-50 की रेंज में चले जाएंगे। यहाँ से फॉल जो आएगा वो इतना तो होगा कम से कम, और उसके नीचे अगली सपोर्ट जो आएगी वो फिर 16,100 के आसपास आएगी, 16,100 16,090 के आसपास। इसको तोड़ दिया अगर तो अगली सपोर्ट जो है वो 15,980 से 16,000 की है। इसको हमें डेफिनेटली सपोर्ट मान लेना चाहिए और यहाँ से बाउंस कर लेना चाहिए, और अगर नहीं करती है तो फिर हम गए 15,850 के आसपास, और इस ये फाइनल सपोर्ट होगी 15,800 850 को हमें ब्रीच किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रीच हो जाता है खास तौर पे क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर हम वीक हैं और फिर हम और गिरेंगे। और ग्लोबल पे नजर रखिए और साथ में नजर रखिए आरबीआई पॉलिसी पे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो क्या होता है। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसको पहली रेजिस्टेंस तो मिल जाएगी 35,050 पे, 35,050 पे, और अगर इसको पार करता है तो आज का जो हाई है 35,150 फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर इसको पार कर लेता है तो अगला रेजिस्टेंस जो आएगा 35,200 से 35,250। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 200 से 250 को अगर ये पार कर लेता है तो फिर हम 430 तक जा सकते हैं, और अगर हम 35,430 के ऊपर चले जाते हैं, जिसके चांसेस कल कम लग रहे हैं, लेकिन आरबीआई पॉलिसी बहुत इंपैक्ट डालेगी। अगर 430-50 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर अगली रेजिस्टेंस 35,550 पे, और 35,550 को अगर हम पार कर लेते हैं तो फिर हम 35,720 तक जा रहे हैं, और 720 के ऊपर की अगर हम बात करें तो 720 के ऊपर हम 860-850 पे एक अच्छी स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है, जिसको हम कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन ब्रीच नहीं कर पाए हैं, और एक दिन हमने इसको ब्रीच भी करा था कैप अप ओपनिंग के साथ, और वो लेवल होगा 35,960, यानी कि 36,000 मान लीजिए। 36,000 को पार करना बैंक निफ्टी के लिए अभी थोड़ा मेहनत का काम होगा, आसान नहीं रहेगा। अगर ये इसको पार कर लेता है तो फिर बड़ी बात होगी, और तभी हम देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अगर नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे की तरफ में जो आपको पहला सपोर्ट तो मिल रहा है 34,940 पे ही मिल रहा है, बिल्कुल नजदीक में, और उसके बाद 34,800 830 के आसपास, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 34,700 और 34,700 के बाद 34,600 भी अच्छे सपोर्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर इनको ब्रीच करता है, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो 34,600 के नीचे या 34,500 के नीचे कहें, एक फिर खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि फिर हम 34,200 तक तो आराम से चले जाएंगे। ठीक है, तो 34,600 700 पे नजर रखिएगा, उसके नीचे 34,200 को अगर तोड़ता है तो फिर 34,000 के बाद फिर नीचे 33,840, और उसको अगर हम ब्रीच कर देते हैं तो फिर 33,543, और अगर उसको ब्रीच कर देते हैं तो फिर हम 33,300, और 33,300 को ब्रीच नहीं करना चाहिए। ये क्लस्टर बन रहा है, यहाँ पे आइडली अब सपोर्ट ले लेने चाहिए। हालांकि ये सपोर्ट जो पहले थी वो 33,000 की थी, जो कि बढ़कर अब 33,200 हो गई है, क्योंकि ऊपर हम कई दिन से ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज ऊपर उठ के आ गई है। तो 33,000 बिल्कुल भी ब्रीच नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कल तो नहीं होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आरबीआई पॉलिसी कैन मेक सच चेंजेस जिससे कि 33,000 अगर गिरने पे आए तो आ सकता है, तो उसके बाद फिर 32,200 तक का रास्ता खुल जाएगा, और 32,200 को पार करने के बाद फिर हम बड़ी बड़ी गिरावट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये होगा नहीं, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने कल भी बताया था कि बहुत बड़ा फॉल अभी नहीं दिख रहा है, बाकी आरबीआई पॉलिसी है वो बताएगी, कल नजर रखिए। With this, I'll conclude this video and thank you so much for all your support, staying connected. God bless us all. See you in next video.